कूलाम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, तो हमें रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे आपको मैंने गॉस के अनुप्रयोगों में जो पहला अनुप्रयोग बताया था उसी पर आधारित आपका ये न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें क्या क्या बातें दी गई हैं इनको लिखते हैं हम। हमें E बराबर दिया गया है, E हमें दिया गया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। रेडियस हमें दी गई है दूरी 2 सेंटीमीटर, या हम इसको मीटर में लिखना चाहें पावर-2 मीटर। और हमें पता करना है यहाँ पे लैम्डा, क्योंकि लैम्डा ही हमारा रैखिक आवेश घनत्व हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि अगर कोई भी अनंत लंबाई का एक तार है, आवेशित है, तो उसके चारों तरफ ई दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। और हमें क्या पता करना जी, लैम्डा यहाँ पे पता करना है। तो लैम्डा कैसे पता करेंगे यहाँ पे? तो यहां से लैम्डा बराबर आ जाएगा आपका, लैम्डा बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर अपॉन 2, ई आर अपॉन 2। तो यहां से लैम्डा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू ई का मान कितना है 9 गुणे 10⁴। त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या या कहें दूरी 10⁻⁻2 और बटा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल करके आएगी वो 10⁻⁻7 कूलाम प्रति मीटर। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल बार आया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है ये चीज। आगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चन नंबर 2
स्क्वायर है। अब देखिए हमें पता क्या करना है यहाँ पे। पहला 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्या कहता है, पहली प्लेट के बाह्य बिंदु पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी प्लेट के बाह्य बिंदु पर दूसरी प्लेट के बाह्य बिंदु पर और जो अपना तीसरा क्वेश्चन है, दोनों प्लेटों के मध्य में, प्लेटों के बीच में दोनों प्लेटों के बीच में दोनों प्लेट के बीच में ई ज्ञात कीजिए। ई ज्ञात कीजिए। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, और यहां पे हम दोनों प्लेट को ड्रॉ करते हैं। 2 धातु की प्लेटें हम बनाते हैं, 2 पतली धातुओं की प्लेटें। ये अपनी पहली धातु की प्लेट है, देखिए यहां पे ये पहली धातु की प्लेट है और ये दूसरी धातु की प्लेट हमने मान लिया यहां पे। पहली धातु की प्लेट को, ये पहला हो गया और ये दूसरा, पहली वाली को हमने धनात्मक, क्योंकि विपरीत इसमें कहा गया है कि विपरीत आवेश घनत्व है, तो पहले को हमने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे वाले को नेगेटिवली चार्ज। और क्वेश्चन के हिसाब से हम इसमें 3 पॉइंट लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि पहली प्लेट के बाह्य बिंदु पर, तो हमने यहां पे ले लिया, ये आपका P हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हमने यहां पे लिया, दूसरा पॉइंट दूसरे प्लेट के बाह्य बिंदु पर, तो P डैश यहां पे ले लिया, और दोनों प्लेटों के बीच में हमने पॉइंट ले लिया Q। ओके, अब हमें देखिए तीनों बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। यहां देखिए इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है दोनों प्लेट का, वो बराबर है, किंतु आवेश विपरीत है। इस बात को प्रश्न में कह दिया गया, तो हम इस पॉइंट पे निकालेंगे। पहले आप देखिए पॉजिटिव प्लेट है, तो इस बिंदु पर इस प्लेट के द्वारा, पहले प्लेट के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आगे की साइड में हम दिखाएंगे। इसको हमने मान लिया E1 दिखा रहे हैं, पहले प्लेट की तीव्रता। दूसरे प्लेट की वैद्युत तीव्रता किधर दिखाएंगे, नेगेटिव है, तो इस साइड हमें दिखाना पड़ेगा, इसी प्लेट की तरफ। ये हमारा E2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें पॉजिटिव प्लेट, चलिए इस पे आते हैं, पॉइंट P डैश पे देखेंगे, नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट की वजह से हम E2 को इधर दिखाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की वजह से हम इधर साइड में दिखाएंगे E1। इसी तरीके से अगर हम P की बात करें Q पॉइंट पर पॉजिटिव प्लेट के द्वारा E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको इस साइड में दिखाएंगे, और माइनस वाले को भी हम इसी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले प्लेट के द्वारा फॉर फर्स्ट प्लेट E1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
गॉस के दूसरे नियम के हिसाब से, सॉरी, गॉस के दूसरे अनुप्रयोग से हमें ये फॉर्मूला मिला था, इसे आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। इसी तरीके से फॉर सेकंड प्लेट, दूसरे प्लेट के लिए कितना हो जाएगा, वही होगा, परिमाण तो दोनों का सेम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहली प्लेट के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्वेश्चन का पहला भाग, क्वेश्चन के पहले भाग के लिए जो E का मान आएगा, आप देखिए ध्यान से, पहली प्लेट के बाह्य बिंदु जो P है, P पॉइंट के लिए यहां पे लिख सकते हैं P बिंदु के लिए, फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P, तो E बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा बराबर 0, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कितनी है, शून्य है। इसी तरीके से P डैश पॉइंट पे हम निकालेंगे दूसरे प्लेट के लिए, फॉर पॉइंट P डैश, इसके लिए भी E बराबर कितना होगा, आप देख रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, E1 माइनस E2, तो यहां से आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना आप लिख लीजिए। फिर तीसरे पॉइंट पे हम निकालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, देखते हैं इस प्रश्न के तीसरे खंड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न का तीसरा खंड, देखिए यहां पे तीसरा जो हमारा पॉइंट है, फॉर पॉइंट क्यू बिंदु को अगर हम देखें तो दोनों प्लेटों के बीच में है, तो लेकिन यहां पर जो दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक ही दिशा में लग रहा है, दाहिने दिशा में आप देखने लग रहा है दोनों की दिशा, तो E बराबर इसके लिए जो हो जाएगा E1 प्लस E2, तो E बराबर कैसे लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ के कितना बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हम कैसे निकालेंगे, यहां से सिग्मा का मान हमें कितना दिया गया है, 17 गुणे 10 के घाते -22 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें E का जो मान फाइंड आउट होकर के आएगा 1.92 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर कूलम। ये आपका तीसरे खंड का आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। ओके, देखिए एक चीज आपको बता दें, कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, तो एक बात आप जरूर ध्यान देंगे कि आपका जो आंसर आए आप उसको बॉक्स में लिखिए। उसके बाद आप जो मात्रक हो, जैसे E है, E का मात्रक कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम, तो हम न्यूटन प्रति कूलम लिखें वहां पे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते तो यहाँ पर आधा नंबर होता है, आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है चीजें, तो हमें सब चीजें प्रॉपर वे में लिखना होता है। तो डायग्राम गिवन
सॉल्यूशन, फॉर्मूला और आंसर जो है उसको बॉक्स में लिखिए एसआई यूनिट के साथ में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज के अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट रहेगा, इसके बाद हम नए चैप्टर की तरफ आगमन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये भी आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है और एक बार आया हुआ है आपके बोर्ड में एग्जाम में 3 मार्क्स में, फॉर 3 मार्क्स एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। लिखेंगे मिलिकन मिलिकन तेल बूंद, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में प्रयोग में 2.55 into 10 to the power 4 न्यूटन प्रति कूलम के नियत वैद्युत क्षेत्र, नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है, कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है, स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व, तेल का घनत्व 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है कि बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रश्न कह रहा है आपका मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो मिलिकन ड्रॉपलेट का एक क्वेश्चन है। पहले तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या क्या बातें दी गई हैं। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
हमें क्या क्या बातें दी गई है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले ई आपको देखते हैं 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे क्यू किसके बराबर होगा? 12 ई के बराबर होगा, या 12 गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और बूंद की जो घनत्व है मिलिकन ड्रॉपलेट का जो डेंसिटी है रो 1.26 इंटू 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और हमें त्रिज्या पता करनी है, हमें त्रिज्या को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? देखिए कल हमने इस प्रकार के पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल देखा था, कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर था कि आपके माइनस चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है और इसके भार की जो दिशा होगी, इसका वेट की जो डायरेक्शन होगी नीचे की साइड में दिखाएंगे, और इस पर जो इस आवेश के कारण जो इस पर बल लगेगा कूलम्बिक बल, उसका मान क्यू ई के बराबर हो जाएगा। ये वायु में लटकी हुई है, ये वायु में आपका लटका हुआ है, एयर में, एयर मीडियम में है। तो संतुलन के लिए क्या होगा? अगर हम कहें ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है अगर ये संतुलन में है तो इसका मतलब है इनका mg जो है क्यू ई के बराबर है। फॉर बैलेंस कंडीशन क्यू ई मस्ट बी इज इक्वल टू द mg। संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक है कि क्यू ई जो है आपका कूलम्बिक बल है वो इनके भार के बराबर होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन को हम लिखते हैं यहाँ पे। फॉर बैलेंस कंडीशन क्यू ई बराबर होना चाहिए mg के, होना चाहिए। आपको पता है कि जो घनत्व होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान प्रति आयतन होता है, तो वहां से m का मान कितना आ जाएगा? द्रव्यमान गुणे आयतन के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू ई बराबर m के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? घनत्व गुणे आयतन गुणा g। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो ड्रॉपलेट है वो किस आकार का होगा, तो आप कहेंगे ये आपका गोलाकार का होगा, स्फेरिकल होगा। और स्फीयर का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? त्रिज्या। तो मैं पूछूं आपसे आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से निकल करके आएगा कि 3 क्यू ई अपॉन 4 रो पाई जी। तो आपको आर पता करना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ले लेंगे इसका, 4 रो पाई जी, और इसका आप ले लेंगे क्यूब रूट। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 3 इंटू क्यू का मान कितना है? 12 इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होंगे आपके, 12 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई कितना है? आपको ई दिया गया है यहाँ पे 2.55 इंटू 10⁴ अपॉन 4। घनत्व में कितना दिया गया है? 1.26 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, और जी हम 10 ले लेते हैं यहाँ पे सुविधाजनक के लिए।
और इसको सॉल्व करेंगे, हमें जो आंसर फाइंड आउट होगा वो निकल करके आएगा यहां से 9.81 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मिलीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए, आज का अंतिम वीडियो था, सॉरी अंतिम न्यूमेरिकल था, और इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको देखिए तैयारी कैसे करनी है, आपको थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने जितने भी आपके एनसीईआरटी जो कि प्रोबेबल क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, एनसीईआरटी करा दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दिए, और जो उम्मीद है उनको मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया पहला। देखिए आप लोग जो हैं सभी के, आप सब जो हैं वो बोर्ड के एस्पिरेंट हैं। कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट है कि बोर्ड में कैसे हम मार्क्स लेकर के आए, तो देखिए बोर्ड में मार्क्स लाना जस्ट लाइक एन आर्ट है। इट डज नॉट जज दैट व्हाट द लेवल ऑफ योर नॉलेज। बोर्ड एग्जाम में देखिए आपको बेसिकली क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, 3 तरीके से। आपके पहले चैप्टर से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां से 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे आपके थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी से कैसे आएंगे, जैसे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चंस, या आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। थ्योरी से कुछ इस तरीके से बनेगा, साथ में डेरिवेशन जितने भी थे मैंने आपको बताए हुए हैं, और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, या कह सकते हैं न्यूमेरिकल जो हैं, आपके न्यूमेरिकल सेक्शन से यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ा दिया, तो उसमें 3 तरीके से देखिए क्वेश्चन आएंगे आपके। एक थ्योरी से आ सकता है, डेरिवेशन से आएंगे, और न्यूमेरिकल्स। तो मैंने आपको तीनों खंड को अच्छे से कवर अप किया है। ठीक, आप एनसीईआरटी के देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपके गॉस के नियम भी शामिल किया गया है, लेकिन आप अगर नगीन पब्लिकेशन हो गया या फिर बालाजी की बुक को प्रेफर करते हो, तो उसमें उस पहले चैप्टर को, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका रखा गया है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश, और दूसरा गॉस के प्रयोग, गॉस के अनुप्रयोग आपको बताए गए हैं, गॉस के नियम के। तो मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इस दोनों सेक्शन को पहले में बता दिया। अब इसका बाद का जो चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत विभव, तो हम लोग उस पर अब चर्चा करेंगे। आज का अगला चैप्टर होगा। अब हम लोग देखिए नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो आप सभी हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, फिर उस पर चर्चा करते हैं, समझते हैं और एक भूमिका बनाते हैं। तो आप सभी नए चैप्टर का नाम डाल दीजिए। नए चैप्टर का नाम है लेसन 2, जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है लेसन 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हिंदी में हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत
विभव। आज हम इसकी समझ बनाते हैं, क्या कहता है चैप्टर, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, ये सब सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो, अगर हम उसके यूनिट की बात करें तो यूनिट का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए हम जो फिजिक्स की जो ब्रांच हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में, उस ब्रांच को हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से आप समझ लीजिए। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट। तो इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की जो ब्रांच है, इसमें हम आवेशों को, सॉरी आवेश कहें या इलेक्ट्रॉनों को, हम किस अवस्था में पढ़ते हैं? एट रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं। किस अवस्था में? विराम अवस्था में पढ़ते हैं। और इसीलिए हिंदी में इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स एट द रेस्ट पोजीशन। हम स्थिर अवस्था में इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम पहले चैप्टर को ब्रेक करें, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिवाइड करना चाहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम डिवाइड हमने 2 चैप्टर में किया हुआ है। एनसीईआरटी ने, हमने ना कहे, एनसीईआरटी ने इसको 2 भागों में विभाजित किया है। जिसको चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे, इसमें 1 + 2 दोनों आएगा। एक है चैप्टर नंबर 1 और अगला क्या है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में अगर हम बात करें, बेसिकली हम 2-3 चीजों को फोकस किए थे। एक, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। गॉस लॉ। तो इन 4 सेक्शन पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब देखिए आने वाला जो चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें किन किन चीजों को हम चर्चा करेंगे वहां पे लिख रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में? हम सबसे पहले तो हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में जानेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर के बारे में, डाई इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर के बारे में। एक कैपेसिटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% आपके प्रॉब्लम आते हैं पेपर में। कैपेसिटर के बारे में देखेंगे और अंत में हम एक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर को, जिसको वन डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं। वन डे ग्राफ्स जनित या जनरेटर, हिंदी में जनित बोलते हैं।
तो देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी कई किताबों में अगर आप देखोगे तो कई सारे अलग अलग चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। नगीन वगैरह में देखेंगे तो आप अलग है, इतनी चीजों को एक में कर दिया फिर आगे अलग चैप्टर बना दिए। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो उस चैप्टर नंबर 2 में वहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर, वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो यहां से आपके देखिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, यहाँ से सर्किट बेस आपको न्यूमेरिकल पढ़ने होंगे, और आपके यहाँ जैसे फिजिक्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो उस डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस हम पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर। ऐसे करके आप देखोगे तो दोनों बुक मिला के करीब 5 से 6 डिवाइसेस हैं जिनको आपके पेपर में 100% आता है। जैसे वन डे ग्राफ जनरेटर हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गए, जनरेटर, एसी जनरेटर, तो ऐसे करके कई सारे डिवाइस हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, सब हम लोग अच्छे से वेल अप टू डेट होकर के पढ़ेंगे। 5 डिवाइस हैं और 5 नंबर में ही आते हैं, कोई ना कोई तो जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में, एटलीस्ट 1 तो पूछा ही जाता है। कभी कभी पेपर में देखा गया बोर्ड में कि 2-2 डिवाइसेस आ चुकी हैं, तो हम इसको बिल्कुल अलग से लेके चलेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 जो है ये थोड़ा सा मेजर पोर्शन है और इसको अच्छे से लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी। वैसे नॉर्मली तो सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं आप इसके बारे में पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो ये सब सारी चीजें आपके लिए नए हैं। तो आज चलिए हम इनका भूमिका बनाते हैं, तो चैप्टर की भूमिका बनाते हैं, बढ़ते हैं आगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ओवरव्यू है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए समझते हैं विभव क्या होता है। विभव क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र आप जान लीजिए। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़े थे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। 2 तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिमाण को हम ज्ञात कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है, पहला तरीका हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम वेक्टर ई से हमने दिखाया था, और किसी आवेश के लिए हमने निकाला था कि Q/4πε0 r² होता है। लेकिन एक तरीका और पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, जिसको हम कहते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, जिसको हम V से दिखाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, उसके परिमाण को जानना है वैद्युत क्षेत्र को, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके जान ले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है। और दूसरा तरीका होता है वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव होता है, पोटेंशियल के जरिए हम जान पाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में तो हमें इसी तरीके को अपनाना है कि हम विभव के माध्यम से कैसे वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं, उसके परिमाण को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वेक्टर ई,
ये किस प्रकार की राशि है? तो देखिए इसमें दिशा होता है, और अगर दिशा है, डायरेक्शन है, तो हम इसको सदिश राशि कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये किस तरीके की राशि है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। लेकिन अगर हम v की बात करें, v में कोई दिशा नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए कैसी राशि है? अदिश राशि है, या स्केलर क्वांटिटी हम कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ओके, इसको हम v से दर्शाते हैं, और v बराबर जो होता है, अगर हम किसी पॉइंट आवेश के लिए निकालें, एप्सिलॉन नॉट r होता है। अगर आप E और V को देखें फॉर्मूले में, तो यहां पर r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और सिर्फ दूरी के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और ये वर्ग के होगा, मतलब ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, और ये r की इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अब देखिए कैसे समझेंगे, अब इसको समझिए, विभव क्या है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, वैद्युत विभवांतर। ये तो चैप्टर का नाम है, आप इसको इरेज कर देते हैं। हेडिंग आप सभी डाल लीजिए, वैद्युत विभवांतर। इस चैप्टर का पहला हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखिए यहां पे समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए कोई मान लीजिए एक आवेश है, एक आवेश आपने रखा है प्लस Q, तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र निकालेगा, और इसी के वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं हमने यहां पे पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया है, और यहां से R दूरी पर यह बिंदु है। ओके, और इसी के अक्ष के समांतर हमने दो पॉइंट और ले लिए, एक का नाम रख दिया हमने A और एक को हमने B रखा। इस पर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखा जाएगा Q के कारण। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि A वाले बिंदु पर एक आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया, तो हम इसको Q0 से दर्शा रहे हैं। परीक्षण आवेश को हमने रख दिया। अब आप देखिए, तो प्लस Q के कारण इस पर A वाले बिंदु पर जो आवेश आपका परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, इस पर बल कार्यरत होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगेगा, यह वैद्युत क्षेत्र लगेगा इस पर विपरीत दिशा में, यह हम कह सकते हैं F लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर हम इस Q0 को A बिंदु से उठा के किसी अन्य बिंदु हमने B पर अगर हम इसको लेकर के आना है, एक पॉइंट से जो हमारा A है, A से A पर रखे जो पॉइंट Q0 है परीक्षण आवेश, अगर इसको उठा के हमें किसी अन्य बिंदु B पर लेकर के आना है, तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा,
कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर हम इसको यहां से यहां तक ले आएंगे, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य हमारा वैद्युत विभव के रूप में समाहित होता है। तो अगर हमें वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका वैद्युत विभव कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? अब इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसको प्रॉपर वे में एक बार समझ लेते हैं हम। इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में समझेंगे तो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में, इसको डिफाइन करेंगे अगर हम, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। देखिए यहां पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक डेफिनेशन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर समझते हैं कैसे हमें डिफाइन करना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, तो मैंने क्या बताया कि ये जो प्लस क्यू आवेश है जिससे कुछ दूरी पर क्यू नॉट रखा गया परीक्षण आवेश, और इस परीक्षण आवेश पर इस साइड में, दाहिने साइड में आप देख रहे हो कि कूलाम्बिक बल कार्यरत है। और अगर हम इस पॉइंट ए से क्यू नॉट को उठा के बी पर लेकर आना चाहें, ए से अगर हम क्यू नॉट को उठा करके बी पर लेकर के आएंगे तो हमें इस ईएफ के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति विभवांतर कहलाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो बातें हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला है कि इस पर
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट को हमें उठाकर किसी अन्य पॉइंट पर लेकर के आना है जो कि हम कार्य कर रहे हैं, और कार्य किसी विपरीत बल के प्रभाव में हमें किया जा रहा है। ठीक है, तो और इसी पॉइंट, तब इसी को हम क्या बोलेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो देखिए आज के लिए बस हम इतना ही रख रहे हैं। कल की जो वीडियो आएगी इसके बारे में हम और भी चीजों को देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पिछला जो चैप्टर था जिसमें हमने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी भूमिका बनाई हुई है। कल हम इसके बारे में देखेंगे कि अन्य बिंदुओं पर हम कैसे वैद्युत विभव निकालते हैं, और कैसे हम, जैसे हमने ध्रुव पर निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तरीके से यहाँ पर भी अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं पर भी हम निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानेंगे। तो विधिवत तरीके से चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आप इसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए। और जैसा कि मैं हर बार आपको एक बात बताता हूं कि नोट्स अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम 3 बुक को प्रेफर करते हैं। 3 में आपके पास 2 तो होने ही चाहिए। एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, सबके पास हो। एनसीईआरटी, नगीन प्रकाशन की बुक और बालाजी, जिसमें एनसीईआरटी को सिर्फ आप सिलेबस देखने के लिए करेंगे। आप रीड करिए बस, कोई जरूरी नहीं आप इससे नोट्स बनाएं। यहां से नोट्स आप मत बनाइए। नोट्स बनाने के लिए इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक हो, आपका काम चल जाएगा। आप चाहे नगीन से बुक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए या फिर आप बालाजी से। ओके, वैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल में तो यहाँ तक आपको क्वेश्चंस भी हम लिख ही दे देते हैं। तो कोई बच्चा एटलीस्ट अगर वो न्यूमेरिकल, अगर सिर्फ मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अगर नोट्स को सिर्फ आप देख रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट 95+ इन योर फिजिक्स। फिजिक्स में आपका श्योर है आप 65+ आप थ्योरी जो होती है 70 मार्क्स का, उसमें 65+ आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए और इस तरीके से न्यूमेरिकल्स वगैरह आप बनाइए, क्योंकि आपके पास देखिए समय कम है और आपका जो बोर्ड परीक्षा है वो कहीं ना कहीं मार्च के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। तो अभी से बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के देखिए चीज़ों को, आपके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका भी है, क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक काल में आपको कहीं भी आना जाना नहीं है, आपसे कोई मिलेगा नहीं। तो भरपूर समय है, आप इस समय का सदुपयोग करिए और इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।